हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। और उस कोलाइडल सॉल्यूशन में आपको हम दो बातें बताएंगे आज। पहला जो है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन और दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। बच्चों, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में हमने बताया था जिनमें पार्टिकल का साइज 10 एंगस्ट्रॉन और 2000 एंगस्ट्रॉन, ये परफेक्ट रेंज होती है कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने की। तो उसमें क्या होता है, एक पार्टिकल का साइज डिपेंड करता है कि हमारा 10 एंगस्ट्रॉन से 2000 एंगस्ट्रॉन के बीच में अगर पार्टिकल का साइज हमारे सॉल्वेंट में डिस्पर्स है तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। कोलाइडल सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक। तो जो लायोफोबिक होता है, लायोफोबिक माने होता है जो लिक्विड से प्यार नहीं करता है, और जो लिक्विड से प्यार करता है, लिक्विड लविंग होता है, वो लायोफिलिक होता है। तो लायोफिलिक कोलाइड जस्ट ऐसे बना देते हैं, पर्टिकुलर सॉलिड को डालते हैं, जस्ट सेक करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। बट लायोफोबिक दे आर नॉट प्रिपेयर्ड ईजिली। जो चीज़ आसानी से नहीं बनती है उसको बनाने के मेथड्स होते हैं, उनके डिफरेंट मेथड्स हैं। तो लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के हमारे दो तरह के मेथड्स होते हैं, कंडेंसेशन मेथड, डिस्पर्जन मेथड। कंडेंसेशन मेथड का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे ट्रू सॉल्यूशन यानी 10 एंगस्ट्रॉन से छोटे पार्टिकल्स आपस में मिलकर कोलाइडल पार्टिकल बना दें, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। और डिस्पर्जन में क्या होता है, बड़े पार्टिकल को तोड़ करके कोलाइडल पार्टिकल बनाए, उसे कहते हैं डिस्पर्जन। तो कंडेंसेशन मेथड में क्या होता है कि ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं 10 एंगस्ट्रॉन से छोटे वाले, उनको आपस में एग्रीगेट करके हम किस रेंज में लाते हैं, 10 एंगस्ट्रॉन से 2000 एंगस्ट्रॉन के बीच में लाते हैं। तो कंडेंसेशन में छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम कोलाइडल पार्टिकल बनाते हैं, तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं। इसमें दो मेथड्स हैं, पहला केमिकल मेथड, दूसरा है फिजिकल मेथड। और केमिकल मेथड में हमारे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, डबल डिकम्पोजिशन, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया गया आर्सेनियस ऑक्साइड दे रखा, आप देखिए ध्यान से, आर्सेनिक का ऑक्साइड है। अगर हम इसमें H2S डालते हैं तो इसमें देखिए डबल डिकम्पोजिशन, मतलब एक तरह से आपने डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा उसी तरीके से होता है। इसमें सल्फर ऑक्सीजन हट जाएगा, सल्फर आ जाएगा। आर्सेनियस सल्फाइड का एक प्रेसिपिटेट आएगा, लेकिन वो वाटर में डिस्पर्स रहेगा। ओके, कहने का मतलब उसमें कोलाइडल साइज में रहेगा। तो दैट इज ए कॉल्ड डबल डिकम्पोजिशन, और ये बन गया आर्सेनियस सल्फाइड। ये एक हमारा निगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। निगेटिव इसलिए होता है क्योंकि इसके बाहर साइड में सल्फाइड आयन लगे रहते हैं, इसलिए इसे निगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं फिजिकल मेथड की, तो फिजिकल मेथड में एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट बदल देते हैं। मतलब क्या है, सल्फर को अल्कोहल में डालो तो सल्फर अल्कोहल में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा। ट्रू सॉल्यूशन में सल्फर के पार्टिकल का साइज 10 एंगस्ट्रॉन से छोटा होगा। तो सल्फर जो है अल्कोहल में घुल गया, लेकिन सल्फर पानी में नहीं घुलता है, तो हमने क्या किया, उसमें वाटर डाल दिया। उसमें क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। तो सल्फर को अल्कोहल में डिसॉल्व किया तो सॉल्वेबल हो गया। जब उसे वाटर में डालेंगे बच्चों तो क्या होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। तो सल्फर के कुछ पार्टिकल्स वाटर के कांटेक्ट में आने पर डिसॉल्व नहीं होते, वो छोटे छोटे टिनी पार्टिकल जो आपका कोलाइडल पार्टिकल उस तरीके के बन जाते हैं। तो इसमें हमने एक्सचेंज कर दिया सॉल्वेंट। और इसमें एक बात ध्यान रखना है, अल्कोहल पानी घुल जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सल्फर के छोटे छोटे पार्टिकल फॉर्म हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन, और सल्फर सॉल बन जाएगा। बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ाया था सॉल क्या होता है। इसमें जब डिस्पर्स फेज सॉलिड और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड होता है, उससे बना हुआ कोलाइडल सॉल्यूशन सॉल कहलाता है। एक्सेसिव कूलिंग की बात करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्लोरोफॉर्म, ईथर, अगर हम वाटर और अल्कोहल, वाटर ले लें और क्लोरोफॉर्म ले लें, ठीक है, हमें पता है क्लोरोफॉर्म पानी आपस में डिसॉल्व नहीं होते, ना के बराबर, क्योंकि क्लोरोफॉर्म ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, नॉन पोलर कैटेगरी में, थोड़ा सा उसके अंदर पोलरिटी कम है, पानी पोलरिटी ज़्यादा है, डिसॉल्व नहीं होंगे, कम घुलेंगे। तो उनको जो ठंडा किया जाएगा, एक्सेसिव कूलिंग की जाएगी, तो आइस बनेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल। किसके आइस बनेंगे, छोटे पार्टिकल, पानी के। पानी आइस में बदलेगा तो टिनी पार्टिकल आइस के जो कोलाइडल पार्टिकल के साइज में आ जाएंगे, वो क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व रहेंगे, तो सॉल्यूशन बन जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, तो इसमें डिस्पर्स फेज क्या हो गई, आइस यानी वाटर, और डिस्पर्जन मीडियम क्या हो गया तुम्हारा, क्लोरोफॉर्म। तो ये एक्सेसिव कूलिंग करके बनाते हैं। डिस्पर्जन मेथड, भाई ये कंडेंसेशन मेथड था। अब डिस्पर्जन मेथड की बात करते हैं, तो डिस्पर्जन में हमारे मैकेनिकल होता है, ब्रिगार्क मेथड होता है, पेप्टाइजेशन होता है। बच्चों, डिस्पर्जन का मतलब ये होता है कि बड़े बड़े पार्टिकल्स को कोलाइडल मील में, जैसे चक्की होती है
उसमें गेहूं को आटा में बदला जाता है, उसी तरीके से मैकेनिकल मेथड होता है, उसमें बड़े बड़े पार्टिकल को कोलाइडल मिल में ले जाकर छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल में बदलते हैं, फिर उनको सॉल्वेंट में डाल करके कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं। ब्रिग आर्क मेथड क्या होता है ऑलरेडी हमने बताया था, जैसे हमें जिसका इलेक्ट्रोलाइट जिसका हमें सॉल्व बनाना हो उसको हम ले लेते हैं। जैसे हमने ये गोल्ड सॉल्व बनाना तो गोल्ड की छड़ ले ली और इसमें हमने सॉल्वेंट डाल दिया वाटर, इनको आपस में लाइट से जोड़ दिया, करंट दे दिया, तो इसमें स्पार्किंग होती है, आर्क पैदा होती है। उस आर्क में क्या होता है बच्चों, बड़े बड़े पार्टिकल गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल में टूटते हैं और इसी सॉल्वेंट में डिस्पर्स हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं ब्रिग आर्क मेथड। बेटा पेप्टाइजेशन क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। पेप्टाइजेशन एक चीज़ समझिए, जब किसी का फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट आता है, फ्रेश माने एकदम प्रेसिपिटेट, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट आया, अब उस फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट में हमने एक्सिस में FeCl3 डाल दिया इलेक्ट्रोलाइट, ओके। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे और इसको इसमें जाके सेक करेंगे तो प्रेसिपिटेट डिस्पर्स हो जाएगा, रखा हुआ प्रेसिपिटेट नहीं लेंगे, फ्रेश प्रेसिपिटेट, वो इसमें आसानी से डिज़ोल्व हो जाएगा और कोलाइडल साइज में टूट जाएगा। इस तरीके से हमें कोलाइडल फॉर्म प्राप्त हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। कोई पूछे पेप्टाइजेशन में क्या होता है, सर फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट चेंज इनटू कोलाइडल फॉर्म बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये बच्चों हमारा प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन था। अब बच्चों हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज़ में समझिए ध्यान से, सबसे पहले है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जैसा कि आपको पता टिंडल इफेक्ट, बच्चों टिंडल इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, टिंडल इफेक्ट, ये जो टिंडल इफेक्ट होता है बेटा, वो जैसे आप अंधेरे कमरे में या कहीं मूवी देख रहे हो तो हॉल में जब प्रोजेक्टर से लाइट पड़ती है तो एकदम वो रास्ता चमकता हुआ नज़र आता है, दैट इज़ अ टिंडल इफेक्ट। कोलाइडल पार्टिकल का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जानते हो क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कोलाइडल पार्टिकल जो 10 एंगस्ट्रॉन से 2000 एंगस्ट्रॉन के बीच है, उनमें एक कैपेबिलिटी होती है, वो लाइट जब उन पर पड़ती है वो लाइट को बिखेर देते हैं, स्केटर्ड कर देते हैं, इसलिए वो चमकते हुए नजर आते हैं। तो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट कोलाइडल पार्टिकल क्या करते हैं, सीम्स टू बी, कैसे, सीम्स टू बी विजिबल, समझ में आया, चमकते हुए नजर आते हैं। तो जैसे ब्लू कलर ऑफ स्काई, आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्यों, आप जब आसमान में देखते हो तो बीच में एयर में, एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में डस्ट के पार्टिकल जो होंगे कोलाइडल फॉर्म में होंगे, जब उन पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो चमकते हुए नजर आते हैं, इसलिए वह वो ब्लू कलर दिखाई पड़ता है। हाँ, कलर ब्लू क्यों आया, रेड क्यों नहीं आया, ये डिपेंड करता है कोलाइडल पार्टिकल का साइज। अगर कोलाइडल पार्टिकल का साइज कम ज़्यादा होता है, उससे वेवलेंथ उसी प्रकार से उससे मतलब कहीं ना कहीं उससे रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो समुद्र का पानी भी हम अगर आसमान से देखते हैं नीला दिखाई पड़ता है ड्यू टू कोलाइडल पार्टिकल, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल डस्ट के, वो लाइट को स्कैटर्ड करते हैं। तो टिंडल इफेक्ट क्यों होता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, एक बात बताते हैं, जो आप एयर में पार्टिकल देखना, जो कोलाइडल पार्टिकल एयर में होंगे, देखो कभी देखना लाइट में चमकते हुए नजर आते हैं, तो ये एक पार्टिकल अगर यहाँ पर होगा तो दूसरा यहाँ पर हो जाएगा, इस तरीके से वो एकदम एक जगह स्टेबल नहीं रहते। एयरबोर्न पार्टिकल होते हैं, उनमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है मैकेनिकल में, काइनेटिक प्रॉपर्टी, वो जिग जैग मोशन में हमेशा घूमते रहते हैं। ये जिग जैग मोशन अगर ना होता तो कोलाइडल पार्टिकल नीचे सेटल हो जाते हैं, इसी वजह से कोलाइडल पार्टिकल एयर में बने रहते हैं, वो डिस्पर्स नहीं, सेटल नहीं होते हैं, इसीलिए उसे ब्राउनियन मूवमेंट भी कहते हैं। और यही ब्राउनियन मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल है कोलाइडल पार्टिकल की स्टेबिलिटी का। अगर कोई कोलाइडल फॉर्म में बना है तो उसकी स्टेबिलिटी का मेन रीजन होता है ब्राउनियन मूवमेंट। अगर ये चीज़ ना होती, रैंडम जिग-जैग मोशन ना होता, तो जो वो सेटल हो जाते। कई दवाइयाँ आती मार्केट में, सिरप आती हैं, उन सिरप में तुमने देखा होगा पहले तो वो डिस्पर्स रहते हैं, बाद में रखी रहते हैं, फ्रिज में रख देते हैं या कहीं रख देते हैं, तो वो नीचे सेटल हो जाती दवाइयाँ, तो कोलाइडल पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, स्टेबिलिटी उनकी कम हो जाती है, फिर वो कहते हैं सेक वेल बिफोर यूज़। समझ में आते हैं, जब उसे हिलाते हैं तब दवाइयाँ डिस्पर्स होती हैं। समझ में आया, तो इसलिए याद रखो वो दवाइयाँ कहीं ना कहीं लायोफोबिक कोलाइडल से बनी हुई हैं, इसीलिए वो रखने पर सेटल हो जाती हैं। तो इसलिए याद रखना कोलाइडल पार्टिकल की स्टेबिलिटी का मेन कारण है ब्राउनियन मूवमेंट।
इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने सुना होगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है वैद्युत कण संचलन। मतलब हम इसमें ये देखते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में कि कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज है कि नहीं है। कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज अगर पॉजिटिव है, या तो कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिव होगा या कोलाइडल पार्टिकल नेगेटिव होगा। तो देखिए, अगर हम एनोड और कैथोड डाल दें और बीच में कोलाइडल सॉल्यूशन डाल दें, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव बाहर जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास जाएगा। ये एक चीज़ होती है, आपने पढ़ा होगा। पॉजिटिव वाला कहाँ जाता है? नेगेटिव के पास। और नेगेटिव वाला कहाँ जाता है? पॉजिटिव के पास। तो कोलाइडल पार्टिकल में अगर कभी पूछा जाए, बताओ कोलाइडल पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसको किससे प्रूव करोगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस से। समझ में आ गया? कैसे? बीकर में एक ट्यूब में यू आकार की ट्यूब नली लेते हैं, उसमें हम भर लेते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। अब उसमें करंट डालोगे तो अगर पॉजिटिव होगा तो कहाँ जाएगा? नेगेटिव पास। नेगेटिव होगा तो कहाँ जाएगा? पॉजिटिव के पास, जाके डिपोजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशन चैप्टर में। ऑस्मोसिस पढ़ा है। ऑस्मोसिस का मतलब होता है जैसे किशमिश को पानी में डालो, किशमिश फूल जाती है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के पार्टिकल कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर जाते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होके। अगर यही प्रोसेस थोड़ी तेज़ी से होने लगे तो उसे इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कहते हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है वहाँ पर। कोगुलेशन क्या होता है? ऑलरेडी हम बता चुके हैं। कोगुलेशन में क्या होता है? प्रेसिपिटेट का आना क्या कहलाता है? कोगुलेशन कहलाता है। जब हम कोई चीज़, जैसे दूध रखा है, दूध में नींबू निचोड़ दो, दूध फट जाएगा, तो दैट इज ए प्रेसिपिटेशन, दैट इज ए कोगुलेशन। अब कोगुलेशन कैसा हो रहा है उसके बारे में समझते हैं। कोगुलेशन वैल्यू क्या होती है, समझना ध्यान से। द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल added to 1 liter of colloidal solution for precipitation। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl, FeCl3, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें होती हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मिलीमोल में अमाउंट कम से कम जो 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करने में सहायक होती है, उसे कोगुलेशन वैल्यू कहते हैं। क्लियर? कोगुलेशन वैल्यू माने प्रेसिपिटेट पाने के लिए जितना अमाउंट तुम डालोगे इलेक्ट्रोलाइट का, वो क्या कहलाएगा? यस, कोगुलेशन वैल्यू। ये पूछा जाता है व्हाट इज अ कोगुलेशन वैल्यू। अब आपको एक बात बताएं, बहुत इंटरेस्टिंग है। हार्डी-सुल्जे रूल जो आए थे, हार्डी-सुल्जे रूल दिया गया था कोगुलेशन वैल्यू के ऊपर था। यानी उन्होंने ये कहा था हायर द वैलेंसी ऑफ फ्लोकुलेटिंग आयन, मतलब यहाँ पर ये है जो इलेक्ट्रोलाइट होता ना उसकी वैल्यू बता रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो मिला, तो बताइए कोगुलेशन कब आएगा? जब इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे। तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हो यदि उसकी वैलेंसी ज़्यादा है तो ग्रेटर इज इट्स प्रेसिपिटेशन पावर। अगर हमने वैलेंसी ज़्यादा वाले इलेक्ट्रोलाइट को मिलाया तो कोगुलेशन जल्दी होगा, प्रेसिपिटेशन जल्दी होगा, तो उसकी कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगी। जैसे आर्सेनियस सल्फाइड नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन है, अगर हम उसमें ऐसा साल्ट मिलाएं, हमने AlCl3 मिला दिया, BaCl2 या NaCl, 3 हमारे पास साल्ट हैं, तो बताओ नेगेटिव वाले को क्या चाहिए प्रेसिपिटेट पाने के लिए? पॉजिटिव चीज़। तो पॉजिटिव में अगर तुमने AlCl3 मिलाया तो इसका 1 ml लग रहा है, इसका 2 ml लग रहा है, इसका 3 ml, तो कहने का मतलब इसकी कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा है। तो कोगुलेटिंग पावर किसकी ज़्यादा होती है? जिस पे चार्ज बैलेंसी ज़्यादा हो। अब उसकी चार्ज ज़्यादा होगा तो जल्दी कर देगा, और उसकी कम मात्रा भी लगेगी, कम अमाउंट लगेगी। उसकी मिलीमोल में अमाउंट कैसी लगेगी इलेक्ट्रोलाइट की? बहुत कम। समझ में आ गया? ऐसे ही देखो, अगर हमारे पास पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन है बच्चों, तो पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट पाने के लिए क्या डालना पड़ेगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट। और नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लेंगे जिस पे चार्ज ज़्यादा हो। तो ये देखिए, एक कॉम्प्लेक्स जिस पे चार्ज -3 है, दूसरा सल्फेट है -2 है, इस पे Cl -1 है। तो बताइए इसकी कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगी, इसकी अमाउंट कम लगेगी? तो हार्डी-सुल्जे ने बस इतना कहा था कि जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा भाई वो जल्दी प्रेसिपिटेट कर देगा। समझ में आ गया? अब आता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में, एक तो कोगुलेटिंग वैल्यू पूछा जाता है, कोगुलेशन वैल्यू, एक पूछा जाता है फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या होती है। आपको बता दें, फ्लोकुलेशन का मतलब है कि जो इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हो प्रेसिपिटेट पाने के लिए, वो इलेक्ट्रोलाइट के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, देखिए आगे इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कम से कम कंसंट्रेशन किसमें? मिलीमोल में, जो पर लीटर रिक्वायर्ड टू कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल,
किसी भी कोलाइडल सॉल्ट का प्रेसिपिटेट करने के लिए 2 घंटे में, उसे कहते हैं फ्लोकुलेटिंग वैल्यू। क्या कहते हैं? फ्लोकुलेटिंग वैल्यू। तो कम से कम अमाउंट किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की यदि हम मिलाते हैं, मिनिमम अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट की, समझ में आ गया? किसके लिए? 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रेसिपिटेट करने के लिए 2 घंटे के अंदर, उस अमाउंट को कहते हैं फ्लोकुलेशन वैल्यू। अब नेक्स्ट है द स्मॉलर द फ्लोकुलेटिंग वैल्यू। अगर इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा कम लग रही है तो फ्लोकुलेटिंग वैल्यू कैसी होगी? कम। लेकिन कोगुलेशन पावर कैसी होगी? ज़्यादा। अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो हम मिला रहे हैं, अगर उस इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट कम लग रही है, समझ रहे हो, कम लग रही है, किसके लिए? प्रेसिपिटेट करने के लिए कम अमाउंट लग रही है इलेक्ट्रोलाइट की, तो उसकी फ्लोकुलेटिंग वैल्यू कम होगी। लेकिन उस इलेक्ट्रोलाइट की कम मात्रा लग रही है, जिसका मतलब उसमें चार्ज ज़्यादा है, तो उसकी कोगुलेशन वैल्यू कैसी होगी? ज़्यादा होगी। तो जो हम इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे मिलीमोल में किसी भी 1 लीटर सोल्यूशन में, तो अगर प्रेसिपिटेट कम मात्रा में आ गया, ओके, तो इसका मतलब उसकी कोगुलेशन पावर ज़्यादा है, लेकिन फ्लोकुलेटिंग वैल्यू कैसी है? कम। तो जिसकी फ्लोकुलेटिंग वैल्यू कम होती है उसकी कोगुलेशन पावर ज़्यादा होती है, इसका विशेष ध्यान रखना। ओके, तो बच्चों आज का हमारा ये टॉपिक था। थोड़ा सा देखिए ऐसा है कि बहुत ही थोड़ा फास्ट पढ़ाया है, और इसलिए पढ़ाया है क्योंकि अब 1 घंटे का वीडियो बनाएंगे तो आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ये 20-25 मिनट का वीडियो बनाने से क्या है कि थोड़ा सा आप जो है समरी समझ में आ जाएगी, थोड़ा आप भी अपनी बुक्स को लेके पढ़िएगा। तो आज हमने दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, और सेकंड है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। हाँ, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ अभी बाकी हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। जैसे गोल्ड सॉल्ट क्या है, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमारा वीडियो कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच, कमेंट्स करिएगा।